बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 की रिवीजन। ठीक है, चैप्टर 16 में से हमने डिटेल से स्टडी कर लिया हुआ है और इसकी बस रिवीजन हम कुछ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसकी रिवीजन में है सबसे पहला जो टॉपिक है वो अल्टरनेटिंग करंट। वैसे हमारे स्मार्ट सर्विस में शामिल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट के जितने फेसेस लिखे हैं ये फेसेस क्या हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इज दैट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हमारे पास जो करंट है ये दो किस्म की होती है। ठीक है, पहली जो है ये अल्टरनेटिंग करंट है और जो दूसरी है ये होती है डायरेक्ट करंट। और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो डायरेक्ट करंट है उसकी पोलैरिटी सेम रहती है। ठीक है, और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो पोलैरिटी है वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है, वो अपनी पोलैरिटी को चेंज जो है वो करती रहती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट में। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, अल्टरनेटिंग करंट इज दैट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स उस पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम, के टाइम के लिहाज से उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अच्छा, टाइम के लिहाज से मतलब ये है कि 0 से t/2 अगर हम इंटरवल ले लें, मतलब आधा सेकंड ले लें, तो उसकी पोलैरिटी और होगी। फिर आधे के बाद हम t/2 से t ले लें तो उसकी पोलैरिटी और होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है t/2 टू t, तो इसकी पोलैरिटी जो होगी वो और हो जाएगी। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट। अब हम डिटेल से इसकी हम देखते हैं इसकी पोलैरिटी का और टाइम के साथ क्या रिलेशन बनता है। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, पहले इसका पॉजिटिव साइकिल है फिर नेगेटिव साइकिल है। तो अगर हम 0 से t/2 कर देंगे, साथ ये लोड लगा हुआ है, 0 से t/2 का मतलब है कि हम टाइम का आधा इंटरवल ले रहे हैं, या सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं कि हम आधा सेकंड ले रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ सेकंड के अंदर इस जो करंट है वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और उसके बाद फर्स्ट जो है वो सेकंड जो हाफ साइकिल होगा सेकंड का, उसमें क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से उसकी पीक बनेगी। मतलब पहला जो होगा 0 से t/2 ये अपर हाफ साइकिल बनेगा, और t/2 से t जो होगा वो लोअर हाफ साइकिल बनेगा। तो ये इसकी जो है वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं, फिजिकल टू 1/t, और ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। इसके बाद हम वोल्टेज को जो है वो इस इक्वेशन से जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, V0 जो है वो इनिशियल वोल्टेज है, और ये जो है इसको हम फेस कहते हैं, साइन थीटा, ये 2π डिवाइडेड बाई t को हम फेस कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई ये t जो है ये टाइम का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम इसकी ये जो ग्राफ है इसको हम वोल्टेज को देखें कि 0 से, अच्छा अब ये जो है t/4, इसका मतलब है कि उसने सेकंड का चौथा हिस्सा किया। अगर टोटल हमारे पास जो t है वो 1 सेकंड है, तो t/4 क्या होगा कि मतलब एक सेकंड का चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ ए सेकंड। t/2 का क्या मतलब है, हाफ सेकंड। 3t/2 का क्या मतलब है कि एक सेकंड का तीसरा हिस्सा। और ये जो है वो t कंप्लीट जो कैपिटल T है जब यहाँ तक आ जाती है वेव, तो इसका मतलब है एक सेकंड पूरा हो जाता है। आगे ये फेसिस हैं, और फेसिस का ये मतलब है कि कितना वो कवर कर रहा है, एंगल कितना कवर कर रही है वाली। तो π/2 के ऊपर एंगल 90 है, और यहाँ पे जो पाई एंगल यहाँ से ये कंप्लीट जो एंगल बनता है ये पाई डिग्री तक यहाँ तक होता है। ठीक है, ये रेडियन के अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन है, डिग्रीज में नहीं है। और जब यहाँ पे एंगल होता है तो 270 डिग्री होती है, और उसको रेडियन में हम 3π/2 लिखते हैं। ठीक है जी, और जब 2π हो जाता है तो फिर उसके बाद एंगल कितना इसका हो जाता है, मतलब पूरा 360 डिग्रीज में हो जाता है, लेकिन रेडियन के अंदर हम 2π इसको लिखते हैं। तो ये एक कंप्लीट वेव है। जिस तरह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखते हैं ना कि एक सर्कल के अंदर एक चीज़ इस तरह से रोटेट कर रही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट लिया था अगर उसी पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाती है तो इट मीन्स उसने 360 डिग्रीज कवर किए हैं। तो इसी तरह ये वेव जो है ये भी इसी तरह से है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने स्टार्ट लिया और इस पोजीशन तक वापस आई, मतलब इसने एक चक्कर अपना मुकम्मल किया। ठीक है, तो इसको हम रेडियन के अंदर किस तरह से लिखेंगे, 2π रेडियन। अच्छा, इसके बाद है जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, यहाँ से हम देखते हैं V = V0 sin 2π डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाई t। अच्छा, ये वोल्टेज की इक्वेशन हम पीछे जो है वो देख चुके हैं। अब इसको हम यूँ भी लिखते हैं V0 sin 2πf, क्योंकि f जो होता है वो 1/t के इक्वल होता है, और ये 2π को अगर हम अलग अलग से लिख लें और 1/t को अलग से लिख लें, 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल T, और वो f के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल t एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है। हम वोल्टेज जो है वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं।
जिसमें वी नॉट इनिशियल वोल्टेज है और बाकी जो है ये फेज एंगल इसे कहते हैं। साइन के बाद जितनी भी टर्म आ रही है ये इसका फेज एंगल है। ठीक है, तो टॉपिक का हेडिंग थी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में ये होता है, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई पीक है, ठीक है, ये वोल्टेज की पीक कंसिडर कर लें या करंट की कंसिडर कर लें। करंट की वजह से यहाँ से शुरू होगी, ये वोल्टेज की पीक है। तो वोल्टेज की पीक ये लेट्स सपोज ये वाली इस तरह से वोल्टेज की पीक आ रही है। अच्छा, अगर इस वोल्टेज की पीक पे किसी भी आप पॉइंट के ऊपर इसकी वोल्टेज को की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जहाँ पे ये कर्सर है, मैं इस पॉइंट के ऊपर इस वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट के ऊपर मैं वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इस इक्वेशन से मैं वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकूँगा। किस तरह से होगी? वी नॉट जो है ये इनिशियल वोल्टेज है, मल्टीप्लाई बाय साइन 2π/ft। अच्छा, अब ये जो है ये 2π/f, इसको हम फेज एंगल हमने कहा और ये एंगल साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल है, और ये हमें पता होना चाहिए ये कितना है। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब होगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जो है वो 180 आ जाएगा, क्योंकि जो एंगल कितना कवर हो रहा है 180 डिग्री। और जब यहाँ से लेके यहाँ तक लेट्स सपोज हमने कैलकुलेट करना है, तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये कितना एंगल है। ये करीबन 270 बनता है, और उसके बाद यहाँ तक 360 बनता है। तो जो भी एंगल होगा, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट के ऊपर जितना भी एंगल बन रहा है उस एंगल को हम यहाँ पे पुट करेंगे 2π/ft की जगह पे, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है पीक वैल्यू। अच्छा, पीक वैल्यू में ये होता है कि इसी कोई हम चलें इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर की पीक आ रही है ना, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। तो पीक वैल्यू में हम इस तरह से इसको कंसिडर करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड एट द वोल्टेज। ठीक है, कि पीक का जो मतलब है, जो वर्ड है, इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीक वैल्यू का क्या मतलब है, कि जो पीक पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही होती है उसको हम पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर अगर ये कोई हमारे पास पीक है करंट की या वोल्टेज की, ठीक है, तो इसकी ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं। और पीक टू पीक वैल्यू, अच्छा, पीक टू पीक वैल्यू क्या चीज़ है? इट इज सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज यूजुअली रिटन एज पी डैश पीक वैल्यूज। ठीक है, ये एमसीक्यूज, ये वाला जो है ना, ये वाला ये एमसीक्यूज भी मैंने दिया हुआ था, जो आपका टेस्ट था, जो लास्ट आपका टेस्ट था ना, फेस टेस्ट चैप्टर 16 का, उसमें ये एमसीक्यूज था। इट इज के जो अगर हम सम ले ले पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज का, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उस हिसाब से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि उसको हम पी टू पीक या पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, पी वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मतलब इसका ये है कि अगर हमारे पास ये लेट्स सपोज एक पीक आ रही है, ये नीचे लाइट ग्रीन है या शायद ग्रे कलर है, ये वाली जो पीक है, अगर हम इसकी ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है, इसमें देखें कि कुछ जो लूप्स हैं वो ऊपर बन रहे हैं और कुछ जो लूप्स हैं ये नीचे बन रहे हैं। फिर इसी तरह तीसरा लूप ऊपर बन रहा है, जो फोर्थ है वो नीचे बनेगा, फिर फिफ्थ ऊपर बनेगा। तो अगर हम इन सब की एवरेज कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो एवरेज हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज यूजुअली रिटन एज, बल्कि एवरेज की जगह पे आप इसका सम वर्ड यूज करें, क्योंकि एवरेज का मतलब और हो जाएगा। तो अब यही इसको कंसिडर करें कि पीक टू पीक वैल्यू का क्या मतलब है। इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज, के जितनी पॉजिटिव पीक वैल्यूज आ रही हैं ये वाली और जितनी नेगेटिव पीक वैल्यूज आ रही हैं, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो इस मतलब जो भी हमारे पास एक फाइनलाइज्ड वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, अब ये देखें ना, ये लाइन है ये टाइम एक्सिस की, और ये जो वोल्टेज की जो पीक है इसमें ये वाला पार्ट ऊपर बन रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये नीचे बन रहा है। इसी तरह ये वाला पार्ट ऊपर बनेगा, फिर अगला पार्ट नीचे, फिर अगला पार्ट ऊपर, फिर इसी तरह जो है वो पीक इसी तरह चलती जाएगी। तो उनकी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब इस लाइन से ऊपर जितने भी लूप्स बनेंगे ये वाले वो पॉजिटिव हैं, और लाइन से नीचे नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम जितने भी लूप्स बन रहे हैं उनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो भी एक आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसको हम पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वाले ये पीक टू पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और ये जो है वो बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेसिकली एवरेज वैल्यू है
किसी भी एक पीक की, मिसाल के तौर पर अगर हम इसी पीक को कंसिडर करते हैं तो इस पीक की जो एवरेज वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है जी। अब एवरेज वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अब ये देखें कि ये वाली जो पीक है, एक इसको और इस पीक को, अच्छा इसको समझने के लिए हम इसको, ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसी वर्ड जो हेडिंग है उसको उल्टा पढ़े आप। उल्टा क्या मतलब, वैल्यू स्क्वायर, ये मतलब रूट मीन स्क्वायर, मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये स्क्वायर, फिर मीन और फिर रूट। आपने करना क्या है कि अगर आपको ये हेडिंग याद है ना तो फिर आपके लिए इस टॉपिक को समझना आसान है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसमें ये होगा कि सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है उसका हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के बाद हम उसका मीन लेंगे, मीन मतलब एवरेज, एवरेज को मीन कहते हैं, ठीक है। और एवरेज या मीन के बाद हम इसका रूट कैलकुलेट करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी इसे हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये जो पीक बन रही है ये वाली नीचे वोल्टेज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो ये जो भी इसकी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब कुछ वैल्यूज होती हैं मतलब ग्राफ पे ना, जिनकी मदद से ग्राफ बनता है, मतलब अगर आप उनका स्क्वायर ले लेंगे तो ग्राफ की जो पीक है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज का या इसी पीक का स्क्वायर लें तो हमारे पास ये वाली पीक आएगी, ये पीक, ठीक है। तो इसी तरह अब ये देखें कि ये जो ग्राफ है जो नीचे आ रहा है, अब ये वाली पीक जो है ये नीचे आनी चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं आएगी। नीचे इसलिए नहीं आएगी कि अगर आप, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़ का भी अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर की जाएंगी, वो पॉजिटिव उनका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी जो आपके पास पीक बनेगी वो नेगेटिव में नहीं होगी, सारी की सारी जितनी भी पीक्स बन रही हैं वो पॉजिटिव में आएंगी, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव में आएंगी, लेकिन जो नेगेटिव में भी हैं वो भी पीक्स क्या होंगी, वो पॉजिटिव में आएंगी। अच्छा अब हमने इनका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनका मीन कैलकुलेट करना है, मीन एवरेज को कहते हैं। तो जो भी आपने ये पीक्स कंसिडर की हुई हैं, जो भी आपके पास रिजल्टेंट पीक्स आई हैं उनका आपने मीन कैलकुलेट करना है। मीन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अच्छा पहले आप ये लेबल देखें, ये वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, मतलब ये लाइन है, इस लाइन पे जो है ये हमारे पास ये पीक हमने ड्रॉ किया, इसका स्क्वायर लेना है, ये स्क्वायर ले लिया, ये वी नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हमने इसी का जो है वो हाफ करना है, मतलब मीन लेना है। मीन का मतलब कि जितनी, मीन मतलब मैंने एवरेज बताया था, वो एवरेज कैसे कहते हैं कि जितनी वैल्यूज हमारे पास होती हैं उनको जमा करके उनको क्या करते हैं हम दो से मतलब उनकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो चीज़ें हैं तो दोनों को जमा करके दो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज वैल्यू जो होती है वो दरमियानी वैल्यू, मिडल वैल्यू कंसिडर की जाती है। तो इसीलिए ये वाली जो 1/2 वी नॉट स्क्वायर जो पीक है ये एवरेज वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, ये इसकी ये मीन स्क्वायर, मीन इसका शो कर रहा है, या इसकी एवरेज वैल्यू शो हो रही है इस बड़ी पीक की। उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, इसका रूट लेना है। तो इसका रूट लेंगे तो अभी ये वाली जो एवरेज वैल्यू है इसका रूट लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम कहते हैं इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ये वी नॉट स्क्वायर थी ना, 1/2 वी नॉट स्क्वायर या वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका आप ले लें स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, वी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। और मतलब इसको ये मैथमेटिकल ये कुछ ने आइडेंटिटी यूज़ की है या फार्मूला यूज़ किया, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। इसी जो है वो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें तो आपके पास आंसर ये बनता है। कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर यही आएगा, 0.7 वी नॉट। तो अब इस सारे टॉपिक का जो निचोड़ है या इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमारे पास कुछ जो डिवाइसेस हैं वो अल्टरनेटिंग करंट पे तो ऑपरेट होती हैं, लेकिन कभी वैल्यू उनकी कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि कोई एक फिक्स्ड वैल्यू पे सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेट नहीं होती। तो अब हम ये चाहते हैं कि इन सारी की सारी वैल्यूज़ को, मतलब जितनी भी अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हम ऑपरेट करें, ठीक है, एक ही वैल्यू के ऊपर। और इस प्रोसेस को मतलब इस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हमने सारे का सारा ये प्रोसेस किया और वो वैल्यू हमारे पास ये आती है। मतलब इनिशियल वोल्टेज को अगर हम 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी इसका मतलब है वो एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। ये बात समझ आ गई है आपको कि ये सॉरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, ये नीचे अल्टरनेटिंग करंट का भी ये फार्मूला है और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फार्मूला है। तो इक्वेशन 16.4 की जो ये इंटरप्रिटेशन है ये आपने ध्यान से इसको समझना है
कि जो भी हमारे पास अल्टरनेटिंग, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, जो वी नॉट है ये क्या चीज़ है, ये इनिशियल वोल्टेज है। तो इनिशियल वोल्टेज को अगर आप 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास VRMS वैल्यू कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम IRMS को देखें, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर करंट, तो वो किसके इक्वल होगी, 0.7 मल्टीप्लाई बाय आई नॉट, और इसको हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी IRMS की। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया, तो कोई एक आध बच्चा मुझे बता दे कि समझ आ रही हैं चीज़ें या स्क्रीन वगैरह नज़र आ रही है, कोई इशू तो नहीं है। जी, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप लोगों का वो माइक ही नहीं अनम्यूट हो रहा, या कोई सवाल ही नहीं पूछना चाह रहे आप लोग? जी सर, आगे सही समझ आ गई। अच्छा, चलें, आवाज़ भी आ रही है ना मेरी? जी। अच्छा, चलें, ठीक है जी। मैं फिर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलें, इसके बाद है फेस ऑफ AC। तो बस थोड़ा सी आज हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, फेज़ ऑफ AC क्या है कि इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट के फेजेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आगे डिफरेंट हैं कि फेज लैग एंड फेज लीड, और फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो फेज ऑफ एसिस का क्या मतलब है कि जो वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो मैंने बताई है कि वो किस तरह से हम लिखते हैं, V इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी है ये फेज एंगल है, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को भी डिफाइन करता है। तो अब सिंपल सिर्फ ये याद रख लें कि V इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हैं इसकी, एक वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए। तो ये आगे इसकी जो डिटेल है डिफरेंट, ये 0 पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये क्या बता रही है कि लेट सपोज ये हमारे पास एक पीक है, ग्रीन कलर की जो पीक है, इसको अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस वक्त इसका एंगल 0 है, 0 डिग्री है। ठीक है, जब इसने बढ़ना शुरू किया तो जब यहाँ पे पहुँची तो उस वक्त इसका एंगल जो है वो 90 था, 90 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसने डिक्रीज नहीं, इसका सॉरी, यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे जो पीक पे पहुंचेगी ना उस वक्त इसका एंगल पाई बाई 2 है। और जब यहाँ से डिक्लाइन करके, ये ग्रीन को आपने देखना है, रेड को नहीं देखना। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहुंचेगी तो उसका एंगल पाई है, फिर यहाँ पे 3 पाई बाई 2, अगर हम उसको डिग्री में देखें तो 270 डिग्री बनती है, और फिर जब यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल बनेगा तो 2 पाई हो जाएगा। अच्छा, अब बाज़ औक़ात हम एक से ज़्यादा पीक्स से डील कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको साउंड वेव की एग्जांपल दूं, तो साउंड वेव में या कोई भी और वेव है, उसको आप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो एक पीक नहीं होगी, वो बेशुमार पीक्स इस तरह की होती हैं। तो अब
उन पीक्स का एनालिसिस करने के लिए या उनसे कुछ भी आपने रिजल्ट कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, किसी वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, कोई वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, तो उस वक्त फिर ये आपने देखना है कि उनका फेज सबसे पहले आपने देखना है कि उन वेव का कोई से भी 2 वेव्स ले लें या 3 वेव्स ले लें, तो उनका आपने फेज देखना है कि इनका फेज आपस में कितने हैं। तो उसको फिर हम आगे इस तरह से मतलब उस फेज से भी हम बहुत सी चीज़ें आगे डिराइव कर सकते हैं या उनको डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, अब ये देखें कि ग्रीन जो है वो पीक है, दूसरी रेड पीक है। तो जो ग्रीन पीक है ये जो है वो पीछे है और जो रेड पीक है ये आगे है। ठीक है, अगर अब हमें कैसे पता चलेगा, एक तो ये सिंपल सा वे है कि आपको पता चल रहा है ये जो पीक रेड आ रही है ये आगे आ रही है, बाकी जो वो पीछे आ रही है ग्रीन पीक, इसलिए। अच्छा, अब हमने एंगल कैलकुलेट करना है कि ये वाली जो रेड पीक है ये कितना एंगल इससे आगे है या ग्रीन पीक इस पीक से कितना पीछे है। तो ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपने ये वाली जो लाइन है जो आप जिस पे कर्सर में जो है वो ये आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को आपने अपना एक्सिस कंसिडर करना है। ठीक है, बाकी इस लाइन से नीचे जो कुछ भी आ रहा है इसको आपने नहीं कंसिडर करना, सिर्फ आपने यहाँ से शुरू करना है कि जो पीक भी शुरू हो रही है ना वो इसी लाइन से शुरू हो रही है। अब ग्रीन पीक देखिए इस लाइन से शुरू हो रही है यहाँ से, अब ये वाली जो रेड पीक है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ये पॉइंट बी से। अच्छा, अब देखें कि ये वाली जो पीक यहाँ से शुरू, जो रेड पीक यहाँ से शुरू हो रही है पॉइंट बी के ऊपर, ये उस वक्त शुरू हो रही है जब ये वाली पीक जो है ग्रीन पीक ये 90 डिग्री पे पहुंच चुकी थी। ठीक है, इसको पहले यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर एब्सोल्यूट फेजेस। द फेज एंगल्स ऑफ the waveform 1 at the points A, B, C and D and E is shown in the axis. At the point B, the phase of 1 is pi by 2 and that of 2 is 0. Similarly, it can be seen that each point of the phase of waveform 2 is less than the phase of waveform 1 by the angle of pi by 2. अच्छा ठीक है जी, तो पहले जो मैंने आपको बताया उसके अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब मैं आपको यहाँ से जो है वो ग्राफ को देख के बताता हूँ कि ये वाली जो ग्रीन पीक है ये वाली आगे है इस रेड पीक से। ये अब आपने देखना है कि किस तरह से आगे है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें कि जब यहाँ से ये पीक शुरू हुई, जो ग्रीन है वो पहले शुरू हो चुकी थी 0 डिग्री से, जब यहाँ पे पहुँच चुकी तो उस वक्त ये वाली पीक शुरू हुई है, ये वाली। तो इसका मतलब है जो ग्रीन पीक ने 90 डिग्रीज कवर कर लिए थे उस वक्त इसने अपना स्टार्ट 0 से लिया था। तो इट मीन्स जो ग्रीन पीक है वो रेड पीक से हमेशा 90 डिग्री जो है वो आगे कवर करती रहेगी, वो आगे चलती जाएगी। तो यहाँ पे 0 से लेके ये 90 डिग्री तक जो ये इसके एंगल बनेंगे। अच्छा, उसके बाद जो रेड पीक है वो 0 से शुरू हो रही है। ठीक है, जो रेड पीक है वो 0 डिग्री से शुरू हो रही है और इसके बाद जो ग्रीन पीक को अगर आप देखते हैं पूरी की पूरी ग्रीन पीक जहाँ से भी जो वो गुजर रही है और रेड पीक को जहाँ से भी वो क्रॉस कर रही है, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो अगर तो एक जो वेव है वो आगे जा रही है, दूसरी वेव जो है वो पीछे जा रही है, तो जो आगे वेव जा रही है उसको हम कहेंगे लीड कर रही है और जो पीछे वेव रह रही है वो लैग कर रही है। तो इस केस में जो फिगर 16.4 है जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें जो ग्रीन पीक है ये लीड कर रही है। ठीक है, और जो रेड पीक है ये लैग कर रही है। कितना लीड कर रही है और कितना लैग कर रही है, ये एंगल 90 जो है वो लीड कर रही है ग्रीन पीक, इसको हम कहते हैं फेज लीड। और जो रेड पीक है इसको हम कहेंगे फेज लैग। तो ये कॉन्सेप्ट है फेज लीड और फेज लैग का। ठीक है, तो बाकी जो सेकंड डायग्राम है ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और बाकी मैं कल फिर से एक दफ़ा आपको ये फेस लीड एंड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि फेस लीड और फेस लैग में जो है वो थोड़ा सा मसला बनता है। तो कल मैं दोबारा सी फेस लीड और फेस लैग वाली ये सेकंड डायग्राम जो थोड़ा सा उसको रिवाइज करके फिर सेकंड डायग्राम की तरफ आएंगे और फिर इसके बाद जो है वो आगे हम चलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी। ठीक है जी, तो अगर इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आपका हो जो अभी तक मैंने एक डेढ़ टॉपिक पढ़ाया है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, मैं आपका अनम्यूट कर देता हूँ आपको, तो आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।
जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है अपना, आप खुद आप अपना माइक अनम्यूट करके तो कोई बात कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर है कोई क्वेश्चन तो बता दें, अगर नहीं तो फिर क्लास पे पॉइंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अगर इनका अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? जी एक मिनट, क्वेश्चन अपना ज़रा रिपीट कीजिएगा। किसका? ये फेज लैग और फेज लीड अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? नहीं, इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपको इसका ये कहा जाएगा कि आप इसको बता देंगे फेज़ लीड एंड फेज़ लैग जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दें। तो फिर आपको पीक बना के एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बगैर पीक के एक्सप्लेन नहीं होगा। ठीक है, पीक के ऊपर आपको पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे और फिर पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज ये वाली जो ग्रीन पीक है और दूसरी जो है वो रेड पीक है, ये दो पीक्स आप बना के तो फिर आप बताएंगे कि फेज़ जो है वो लीड और लैग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये सिर्फ एक वर्ड है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर एक वेव आगे जा रही है वो लीड कर रही है, दूसरी पीछे रह रही है, उसको मतलब ये तो मैंने आपको उर्दू में आसान अल्फाज में बता दिया ना। जो पीछे वेव रह रही है वो फेज़ लैग कहलाएगी, या वो उसको हम फेज़ लैग कहेंगे। ठीक है, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको इसी जो है पैराग्राफ में से कुछ पोर्शन लिखना पड़ेगा। मतलब आप यूँ समझ लीजिए सिंपल वर्ड्स में कि जो पहली डायग्राम है ना, सिर्फ इसको आपने एक्सप्लेन करना है, सिर्फ पहली डायग्राम को। तो अब ये देख लें को पहली 5-7 लाइनें जहाँ तक आ रहे हैं, मतलब जहाँ से ये दूसरी नहीं ना शुरू हो रही 16.5, उससे पहले पहले जो जितनी एक्सप्लेनेशन आ रही है ना 16.4 की, वो उसके अंदर आपने शामिल करनी शॉर्ट क्वेश्चन में। जी सर ठीक है, आ गया समझ। जी, और क्वेश्चन किसी का कुछ? ठीक है जी, फिर दानियाल क्लास करें, ख़त्म करें। जी सर कर दें। चलें, ठीक है जी। बाकी कल भी आप हमारी क्लास है तो फिर इंशाल्लाह बाकी जो है वो अगर आप एक दफ़ा देख लें इन सारी चीज़ों को और क्वेश्चन नोट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कल फिर हम दोबारा जब डिस्कस जो है वो करेंगे तो पहले क्वेश्चन्स आपके डिस्कस कर लेंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो, रिकॉर्डिंग की होगी और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो क्लास अपनी शुरू करेंगे। हालांकि लाइव ही है मैं गाल